हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों के कॉर्पोरेट अकाउंट का यूनिट 5। और यूनिट 5 में आज हम लोग देखने वाले हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आज हम लोग देखने वाले हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस चैप्टर का नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, या इसको हम लोग कह सकते हैं होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या होता है होल्डिंग कंपनी और क्या सब्सिडियरी कंपनी होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, अगर आप इस कंपनी के मालिक बनना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए, बताओ। हाँ, शेयर्स खरीदना पड़ेगा। कैसे खरीदोगे? अच्छा, शेयर खरीद लोगे, चलो ठीक है। शेयर्स खरीदोगे यानी कि इस कंपनी के शेयर्स होल्डर बन जाओगे, तो आप इस कंपनी के क्या बन जाओगे? मालिक बन जाओगे। कितना शेयर खरीदोगे बताओ। मान लीजिए मैं कहता हूँ इस कंपनी में 100 शेयर्स है, ठीक है। बताओ इस कंपनी के शेयर्स, इस कंपनी के मालिक बनने के लिए आपको कितना शेयर्स खरीदना पड़ेगा? 75 खरीदोगे, 75 शेयर्स खरीदोगे। और कौन कितना? अगर मान लीजिए इस कंपनी के आप 2 शेयर खरीदते हो, कितने शेयर खरीदते हो? 2 शेयर। तो क्या सही मायने में इस कंपनी के मालिक बनोगे? हाँ, बनोगे, कुछ हद तक तो बने ही जाओगे, लेकिन 2 शेयर के ही मालिक बनोगे। लेकिन उतना ज़्यादा आपका चलेगा नहीं, क्योंकि आप वोटिंग करोगे। तो जब वोटिंग होगा तो आप 2 शेयर के मालिक हो, तो आपका जो परसेंट है वोटिंग परसेंट सिर्फ 2% है। अगर मान लीजिए कंपनी को कोई डिसीजन लेना है, कोई चीज़ प्रोडक्शन करना या किसी नए बिजनेस में जाना है, कोई डिसीजन लेना है कंपनी को, मेजर डिसीजन, तो शेयर होल्डर ही डिसीजन लेंगे। तो आप 2 शेयर होल्डर हो, अब वहाँ पे यस बोलना है, यस और नो में आपको आंसर देना है। तो आप 2 शेयर होल्डर 2% के साथ यस भी बोलोगे तो शायद आपके सुनने वाला कोई ना हो, या नो भी बोलो तो कोई सुनने वाला कोई ना हो। क्या हो? मेजोरिटी होती है ना, मेजोरिटी के बेसिस पे क्या होता है? डिसीजन लिए जाते हैं। आई बात समझ में? अगर आप चाहते हो कि मेरा इस कंपनी में क्या हो, चले, तब क्या करना पड़ेगा? अगर आप इस कंपनी के 51% शेयर 51 शेयर्स खरीद लेते हो, आपने इस कंपनी के कितने शेयर्स खरीद लिए? 51 शेयर। अब बोलो, अब आप यस बोलोगे तो 51% आप ही यस हो, और अगर आप नो बोलोगे बाकी बच गया 49। बाकी शेयर होल्डर कितने? 49 होल्ड करके रखे हैं। आपने कितना शेयर होल्डर करके रखा है? 51 शेयर होल्डर शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है। तो आप यस बोलोगे तो यस, नो बोलोगे तो नो, यानी आप सीधा इस कंपनी के क्या बन जाओगे? मालिक बन जाओगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। यानी कि अगर आपको किसी कंपनी के 100% मालिक बनना है और आप चाहते हो कि मेरी बातें चले, तो क्या करना पड़ेगा? उसके 51% शेयर्स या मोर देन 51% शेयर्स खरीदना पड़ेगा। या आम बोलचाल की भाषा में है, लेकिन यहाँ पे बातें कुछ और हो रही है। तो क्या हम खरीद सकते हैं 51% शेयर? याद होगा जब हम इशू ऑफ शेयर पढ़ते थे, तो हम लोग कितने भी शेयर के लिए अप्लाई करते थे। अलॉटमेंट क्या होता था? कंपनी के ही मर्जी से होता था। तो कंपनी अपने मर्जी से अलॉटमेंट करेगी ना। आप उनके पास 51 शेयर मांगने जाओगे, जरूरी नहीं कि आपको 51 शेयर दे दे। हो सकता हो क्या करे, आपको 40 शेयर दे, 20 शेयर दे, आपका चलने ना दे, है ना। होता है ऐसा कई बार। लेकिन कई बार क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं होल्डिंग, और क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? सब्सिडियरी कंपनी। वो देखते क्या होती है, समझना। मान लीजिए कंपनी है, सपोज ये कंपनी ए है, ठीक है। इस कंपनी का नाम है क्या? ए। उसी के सामने एक कंपनी है, जिस कंपनी का नाम है कंपनी बी। इस कंपनी का नाम है कंपनी बी। देखिए, मान लो ये ए कंपनी और एक कौन कंपनी है? कौन सी कंपनी है? बी कंपनी है। ए कंपनी ने बी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे, और मालूम कितने परसेंट शेयर्स खरीदे? मोर देन 50% शेयर्स खरीदे। मोर देन 50% शेयर्स, 50% शेयर्स ऑफ बी कंपनी परचेज्ड बाय ए कंपनी। यानी ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ज्यादा, 50% नहीं, 50% से ऊपर शेयर क्या कर लिए? परचेस कर लिए। तो देखो, जैसे ही ए कंपनी ने बी कंपनी के 50% से ऊपर शेयर जैसे ही परचेस किए, तो सारा का सारा कंट्रोल किसका हो गया? ए कंपनी का। ए कंपनी का कंट्रोल किसमें हो गया? बी कंपनी में हो गया। आई बात समझ में? तो देखिए, यहाँ पर परचेस कौन कर रहा है? ए कंपनी। तो ए कंपनी को बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। क्या बोला जाता है? होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा, क्योंकि ये कंपनी सामने वाली कंपनी को क्या कर रही है? होल्ड कर ले रही है। जहां परसेंट उसने 50% ऊपर शेयर खरीदा, तो सारा अधिकार इसका। ये बोलेगा यस, ए अगर बोलेगा यस तो यस, नो बोलेगा तो नो। जो डिसीजन होंगे सारे कौन लेगा? ए लेगा। ठीक है, ओके। और बी कंपनी के शेयर बिक रहे हैं, तो बी कंपनी का शेयर बिक रहा है, तो बी कंपनी को क्या कहा जाता है? सब्सिडियरी कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्सिडियरी कंपनी। हिंदी में इसको कहते हैं अपन सहायक कंपनी, और इसको कहते हैं अपन लोग क्या? सूत्रधारी कंपनी। आई बात समझ में कि नहीं आई?
सूत्रधारी कंपनी। आई बात समझ में? तो देखिए, जब एक कंपनी, यानी नॉर्मल भाषा में क्या कहा जा सकता है कि जब कोई एक कंपनी किसी और कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स परचेस कर लेती है तो उसको अपन कौन सी कंपनी कहते हैं? सब्सिडी कंपनी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। और ऐसा बहुत कुछ अपन को लाइफ में देखने को मिल जाता है। आई बात समझ में? और जैसे इस कंपनी ने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए, वैसी कंपनी क्या हो गई? इसकी सब्सिडी बन गई। अब ये जैसा डिसीजन लेगी वही डिसीजन ले लेंगे। कई बच्चों में क्या होता है, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्या जैसे ही हम इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो क्या दोनों कंपनी एक हो जाती है? बिल्कुल नहीं, ये सोचना नहीं है। ये कंपनी अपना बिजनेस करेगी, जैसा चल रहा है इसका बिजनेस चलेगा, इसका भी बिजनेस जैसा चलेगा चलेगा। बट क्या होगा, इसका जो कंट्रोल होगा, पूरा कंट्रोल किसके ऊपर होगा? एक बी कंपनी पर। और बी का जो भी प्रॉफिट होगा, जितना परसेंट इसने होल्ड करके रखा है शेयर, उतना परसेंट का प्रॉफिट इसको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो इस वजह से इसको बोलते हैं होल्डिंग, और इसको क्या बोलते हैं? सब्सिडी। अब आप बोलोगे सर ऐसे में तो कोई भी कंपनी किसी को भी क्या बना सकती है? अपनी होल्ड कर सकती है। अगर किसी कंपनी के पास खूब सारा पैसा है, खूब सारा फंड है, तो दूसरी कंपनी को क्या कर सकती है? होल्ड कर सकती है। ऐसा आसानी से नहीं हो सकता भाई। जब तक ये नहीं चाहेगी कि एक कंपनी मेरे 51% और मोर देन 51% शेयर्स खरीदे, तब तक वो कंपनी इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकती। आई बात समझ में? इतना आसान काम नहीं, क्योंकि मर्जी किसकी चलती है? अलॉटमेंट पे इसी कंपनी की चलेगी ना, भले कितना भी एप्लीकेशन दे। तो अलग चीज़ है, अलग अलग सिचुएशन पे होता है। कई बार कंपनी जूझ रही होती है, इसके कोई शेयर खरीदने वाला नहीं होता है, तब उसको मजबूरन क्या करना पड़ता है? अपने कुछ शेयर्स सामने वाली कंपनी को क्या करना पड़ता है? मतलब इशू करना पड़ता है। बेच नहीं रही है, इशू कर रही है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इसको अपन बोलते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है? होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी का। ठीक है, अच्छा ये बात तो अलग हो गई। एक बात और समझा दे रहा हूँ, चाहे कोई कंपनी किसी कंपनी के शेयर खरीदे, या हम जैसे लोग कोई पब्लिक किसी कंपनी के शेयर खरीदे, जैसे आप किसी शेयर कंपनी को, जैसे ही आप कभी किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो ना, तो आपको क्या मिलता मालूम है? सीधा कॉम्बो पैक मिलता है। क्या कॉम्बो पैक मिलता मालूम है? उस कॉम्बो पैक को अपन कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड। क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स फंड कहा जाता है। क्या कहा जा सकता है? शेयर होल्डर फंड। जैसे ही आप किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे, आपको शेयर होल्डर फंड मिलेगा। और क्या क्या होता है सर फंड में? तो जैसे अपन फंड को खोल के देखें तो क्या मिला उसमें? हम लोग को मिलेगा सबसे पहला बुक वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। क्या मिलेगा? बुक वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो बोलोगे सर कौन सा शेयर कैपिटल? अगर आपने इक्विटी, हम लोग यहाँ बात इक्विटी की कर रहे हैं, तो अपन इक्विटी की ही बात करेंगे। ठीक है, तो आपको बुक वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, मैं शेयर कैपिटल लिख रहा हूँ, इसको आप इक्विटी से जोड़ के देखो। ठीक है, तो आपको जैसी बुक वैल्यू मिलेगा, बुक वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, जो इशूड प्राइस होता है ना, उसका बुक वैल्यू ऑफ शेयर मिलेगा। आई बात समझ में? प्लस आपको रिजर्व एंड सरप्लस में हिस्सा मिलेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या होता है बताओ? रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है? पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। इट मींस प्रॉफिट बैलेंस, ये मिलेगा। आई बात समझ में? प्लस रिजर्व में क्या मिलेगा? जर्नल रिजर्व। क्या मिलेगा? जर्नल रिजर्व। तो ये मिलता है। तो पहला आपको क्या क्या मिलता है? पहला आप लोगों को शेयर कैपिटल मिलता है, प्लस जर्नल रिजर्व मिलता है, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी पैसा जमा है वो मिलता है। और ये कौन सा वाला होगा पता है? प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जर्नल रिजर्व वाला हिस्सा। चलो ठीक है, ये मिलता है आप लोगों को। आई बात समझ में कि नहीं आई? ये मिलता है। इसके अलावा भाई जब आपको प्रॉफिट में हक है तो लॉस में भी क्या होना पड़ेगा? हक तो हकदार होना पड़ेगा ना। उसमें से लेस किया जाता है फिक्टिशियस। आपको फिक्टिशियस आइटम पे भी हक मिलता है। फिक्टिशियस आइटम्स में भी क्या होता है? हक मिलता है। जिस प्रकार प्रॉफिट भी मिलेगा तो बदले में फिक्टिशियस, अगर उस कंपनी में लॉस है तो भैया फिर वो भी मिलेगा आपको साथ में। तो अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो वो आपको क्या होगा? मिलेगा। यानी लॉस है तो वो भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और क्या होता है फिक्टिशियस में? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, अगर वो है तो वो भी क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। और क्या होता है? डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर। डिबेंचर और शेयर को इशू करते उस पर डिस्काउंट होता है, वो मिलता है। इनको घटा लो तो जो बच जाएगा तुम्हारा क्या कहलाएगा? शेयर होल्डर फंड। समझ में आया बात? कि जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, चाहे आप खरीदो या कोई कंपनी खरीदे, तो बदले में उसको ये सब चीज़ें मिलती है। क्या मिलता है? शेयर होल्डर फंड मिलता है। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या होता है वो आपने क्या कर लिया? देख लिया। ये दिमाग में रहना चाहिए बात। आई बात समझ में? तो फिलहाल अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर को परचेस कर लेती है, वो भी कितने शेयर? एक दो शेयर से काम नहीं चलेगा भाई। 50% और मोर देन 50%, 100% भी हो सकता है, सारे शेयर खरीद ले। तो जैसी वो कंपनी सामने वाली कंपनी के शेयर खरीदती है, तो जब जो कंपनी खरीद रही है उसको क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। और जो कंपनी के बिक रहे हैं शेयर उसको क्या बोलेंगे? सब्सिडी। देखा जाए तो एक दूसरे से शादी हो जा रही है इनका। बताते हैं कैसे? आप बोलोगे सर क्या बकवास की बात कर रहे हो? अभी बकवास की बात सच्चाई में तब्दील होगी, हम बताएंगे इसको। अच्छा चलो अभी बता ही देते हैं, एक बात बता ही देते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है?
मिक्स, मिश्रित, मिला हुआ। जैसे क्या होता है, ये कंपनी सामने वाली कंपनी के शेयर खरीदती है ना, तो इसके प्रॉफिट तो इसके रहेंगे, इसके भी प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे, इसके एसेट्स इसके रहेंगे ही रहेंगे, इसके भी एसेट्स क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे, इसके भी लायबिलिटीज इसके हो जाएंगे। ऐसी शादी में भी तो होता है, अपना जो प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी तो अपना रहता ही रहता है, सामने वाला का भी प्रॉपर्टी किसका हो गया, अपना। अपना लायबिलिटी तो लायबिलिटी है ही है, सामने वाले का भी लायबिलिटी किसका, अपना। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये होता है होल्डिंग और सब्सिडी। तो ये होल्डिंग कर लिया किसको, सब्सिडी को। आई बात समझ में? अच्छा, यहाँ तक तो अलग बात है। एक होने के बाद क्या होता है, जब उसके बाद जो कमाएगा वो भी किसका, अपना। अभी तक तो अपना है ही है, ये सब तो अपना मिल गया, इसके बाद का भी जो कमाएगा वो भी किसका, अपना। तो ये चलते रहता है। आई बात समझ में? चलो नोट करो, फिर बाकी देखते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए ध्यान दीजिएगा, समझो। जैसे कि मैंने बताया कि जब कभी किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे बॉस, तो आपको क्या मिलेगा बदले में, ये कॉम्बो पैक मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर फंड। उसमें क्या क्या मिलेगा, बुक वैल्यू ऑफ शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल रिजर्व, और अगर फिक्टिशियस है तो फिर वो माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ बात सामने निकल कर आती है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही आप सामने वाली कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप सामने वाली कंपनी को होल्ड कर लेते हो। यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी का क्या कर ले रहा है, शादी कर ले रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसकी सारी प्रॉपर्टी किसकी, होल्डिंग। तो आपको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा। पहले यहाँ पे दो कैरेक्टर है, एक सब्सिडी कंपनी है, दूसरा होल्डिंग कंपनी है। आपको क्या बन के पढ़ना है, होल्डिंग कंपनी। आपको क्या बनना है, होल्डिंग कंपनी। आप हो होल्डिंग कंपनी। आई बात समझ में? आप क्या हो, होल्डिंग कंपनी। तो सुनना, देखिए आप होल्डिंग कंपनी हो, सारा काम होल्डिंग कंपनी की बुक में होता है। तो मान लीजिए आप होल्डिंग कंपनी हो। अब क्या होता है, जब आप किसी कंपनी को खरीदते हो, मान लो सब्सिडी कंपनी को खरीद रहे हो, तो सब्सिडी कंपनी को आप खरीद रहे हो तो कॉमन सी बात है, आपको फंड में क्या मिल जा रहा है, हिस्सेदारी मिल जा रहा है। पूरे फंड में, शेयर होल्डर फंड में हिस्सेदारी मिल जा रहा है। बट इसके दो पहलू है। सबसे पहला होता है प्रीडेटेड, पहला होता है प्रीडेटेड, और दूसरा पहलू है पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड देखें, प्रीडेटेड होता है, दूसरा होता है पोस्ट डेटेड। देखो, जब आप सामने वाली कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो आपको बदले फंड मिल रहा है, तो फंड तो मिल जा रहा है, लेकिन उसमें दो चीज़ है, एक प्रीडेटेड और दूसरा पोस्ट डेटेड। प्रीडेटेड मतलब वो सारी चीज़ें मिल रही है, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस की वो सारी चीज़ें मिल रही जो आप देख के ले रहे हो। मतलब जर्नल रिजर्व मिल रहा है, जिस दिन आप खरीद रहे हो उस दिन दिखाई दे रहा है उस जर्नल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है। जैसे आप खरीदने गए, अरे जैसे अपन शादी करने गए, दिख रहा है अपन को सामने वाले के पास, इसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, इसके प्रॉफिट एंड लॉस में इतना पैसा है, इसके जर्नल रिजर्व में इतना पैसा है, दिख रहा है ना। खरीदने वाले तारीख तक क्या हो रहा है, दिख रहा है ना। उसको बोलते हैं प्रीडेटेड। क्या बोलते हैं, प्रीडेटेड, यानी कि बिफोर परचेज डेट। यानी कि क्या, बिफोर परचेज डेट। मतलब जिस दिन आपने खरीदा, जिस दिन मैरिज हुई, उस दिन उसके पास, सामने वाली के पास इतना इतना चीज़ें थी, ये थी उसके पास, सोना गोल्ड वोल्ड ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा पहलू होता है पोस्ट डेटेड। जिस दिन वो आपके घर में आई, तो घर में आई, अब वो कमाना चालू करेगी, काम करती, मान लो अच्छे खासे जॉब वॉब में है, नौकरी आ रहा है, तो फिर अगला प्रॉफिट क्या दिखाई देता है, पोस्ट डेटेड, बाद का, आफ्टर परचेज डेट। दो कमाई आती है यहाँ पे, आफ्टर परचेज डेट। पहला होता है प्री डेटेड प्रॉफिट वगैरह, और दूसरा होता है क्या, पोस्ट डेटेड। आई बात समझ में? तो जो भी अपन को फंड मिलेगा उसके दो पहलू है, एक जो प्री डेटेड होता है, दूसरा क्या होता है, पोस्ट डेटेड। क्लियर हुआ बातें कि नहीं हुई? ठीक है, चलिए नोट करिएगा। देखें, तो प्री डेटेड पोस्ट डेटेड समझ में आ गया। तो देखो, आप हो होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी की बुक में, किसमें, इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, बात ना करो, इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो जब आप किसी कंपनी को परचेस करते हो, होल्डिंग कंपनी की बुक में, होल्डिंग कंपनी की बुक में अपन को कुछ चीज़ें निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहला नंबर 1 होता है कंप्यूटेशन ऑफ। पहला, जब भी आप किसी कंपनी को परचेस करोगे, जब भी किसी कंपनी के शेयर परचेस करोगे, तो आपको पहला निकालना पड़ेगा सामने वाली कंपनी का नेट वैल्यू। तो पहला लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ नेट वैल्यू, नेट वैल्यू ऑफ सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कंपनी को मैं एस कंपनी से डिनोट करूंगा, चलेगा? सब्सिडी कंपनी को मैं एस से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा नेट वैल्यू ऑफ सब्सिडी कंपनी। क्यों निकाल रहे हैं सर नेट वैल्यू? हमको देखना पड़ेगा कि सामने वाली कंपनी को अगर हम परचेस कर रहे हैं तो बदले में हमको अभी फिलहाल खरीदने के टाइम बदले में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या मिल रहा है हमको बदले में, अभी फिलहाल रिसेंटली अपन को क्या मिल रहा है, क्या देखकर अपन खरीद रहे हैं, उसका नेट वैल्यू क्या, हमको क्या मिलने वाला है, यानी फंड में अपन को क्या मिलने वाला है, सारी बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया, तो क्या मिलेगा, पहले बुक वैल्यू। तो पहला लिखेंगे शेयर इन बुक वैल्यू ऑफ, पहला लिखेंगे क्या मिलेगा आपको, पहला शेयर इन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स,
शेयर कैपिटल, शेयर इन बुक वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन सब्सिडी कंपनी, मतलब सब्सिडी कंपनी के बुक वैल्यू पहला शेयर कैपिटल पे बुक वैल्यू में शेयर मिलेगा आपको, जितना आपने खरीदा है, जितना परसेंट आपने खरीदा है वो मिलेगा। उसके बाद किस में हिस्सा मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, यानी कि अपन लिखेंगे शेयर इन, दूसरा अपन को मिलेगा शेयर इन प्रीडेटेड जनरल रिजर्व, दूसरा क्या मिलेगा, शेयर इन प्रीडेटेड जनरल रिजर्व। मतलब जिस दिन आप खरीदे हो, जिस दिन आपने खरीदे, जिस तारीख को आपने खरीदे, उसके पहले तक उसने जितना कमा के रखा हुआ था उस पर कितना शेयर मिल रहा है वो अपन देखेंगे। दूसरा क्या मिलता है अपन लोगों को, नंबर 3 शेयर इन प्रीडेटेड प्रॉफिट, शेयर इन प्रीडेटेड प्रॉफिट। जिस दिन आप खरीद रहे हो, उस दिन जिस दिन आप खरीद रहे हो कंपनी के शेयर्स को, उस दिन उसके प्रॉफिट में कितना पैसा पड़ा हुआ था जिस दिन, तो वो पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, उसको टोटल कर लेते हैं, वो बदले में मिल रहा है। इसके अलावा इसमें से चौथा अपन ये सब चीज़ों को प्लस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इन सबको प्लस। अब इसमें से अपन एक चीज़ को माइनस करते हैं, शेयर इन प्रीडेटेड, क्या लिखेंगे, शेयर इन प्रीडेटेड फिक्टिशियस आइटम, प्रीडेटेड फिक्टिशियस आइटम, मतलब प्रीडेटेड, जिस दिन आप खरीद रहे हो उसके फिक्टिशियस आइटम में भी तो शेयर मिलेगा लॉस ऑफ में, तो उसको भी क्या कर लो, घटा लो। जैसे ही घटाओगे तो क्या निकल आएगा, उस कंपनी का, सब्सिडी कंपनी का नेट वैल्यू आ जाएगा। इस नेट वैल्यू के बदले आप कीमत दे रहे हो, इसको पाने के बदले आप कीमत दे रहे हो। मतलब यार जो चीज़ अपन देख के खरीदते हैं उसको पाने के लिए कीमत दे रहे हैं ना अपन लोग। मान लो अपन कोई कंपनी खरीद रहे हैं, उस कंपनी में सब मिलाकर उसका कंपनी का वैल्यू कितना है, 1 लाख है, कितना है, 1 लाख है, इसका नेट वैल्यू है 1 लाख, ठीक है, ये सब हमने कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 लाख, इस कंपनी का 1 लाख। मतलब हम इसको देख के ले रहे हैं कि हाँ भाई बुक वैल्यू इतना है, जनरल रिजर्व इतना है, प्रॉफिट इतना, कुल मिला के अपन को 1 लाख हमारे हाथ में क्या होगा, आएगा। तो इसके बदले में आप कुछ कीमत दे रहे हो, शेयर खरीद रहे हो ना, कीमत दे रहे हो, तो कैसे निकालोगे, तो सुनो, सबसे पहले क्या होता है, देखो अगर नेट वैल्यू है 1 लाख और सामने वाली कंपनी के आप शेयर खरीद रहे हो, मान लीजिए सामने वाली कंपनी को खरीदने के बदले में आप परचेस कंसिडरेशन दे रहे हो 1,20,000, कम दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो, बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हो, बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हो। तो वही बात हो गई यार, शादी करने निकले थे, शादी कर रहे, कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो जा रहा है, दिखावे के चक्कर में, मतलब पाने के चक्कर में अपन का कुछ ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है। यानी कि वैल्यू कितने की है, 1 लाख की है, और हम कितना कर दे रहे हैं, 1,20,000 हम लोग दे रहे हैं सामने वाली कंपनी की। ज़्यादा दे रहे हो ना, क्यों दे रहे हो ज़्यादा, कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसी बात है कि आप उसमें 20,000 एक्स्ट्रा देने को क्या हो गए, राजी हो गए। मतलब उसका बदले में आपको 1 लाख मिलेगा, और बदले में दे रहे हो आप 1,20,000, बदले में मिल रहा है कितना, 1,20,000 का उल्टा आपको घाटा हो रहा है। कुछ तो ऐसी बात है, उस कुछ तो बात को क्या बोलते हैं, गुडविल, क्या बोलते हैं, गुडविल। जो आप सामने वाली कंपनी के एक्स्ट्रा दे रहे हो, उसके वैल्यू से क्या दे रहे हो, एक्स्ट्रा दे रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। यानी कि हो सकता है कि आगे बहुत कमाई होगी इस कंपनी से, हो सकता है इस कंपनी से अपन को आगे चल के पोस्ट डेटेड में खूब सारा प्रॉफिट मिलने वाला है, जनरल रिजर्व मिलने वाला है, करके अपन एक्स्ट्रा पैसा क्या कर दे रहे हैं, खर्च कर दे रहे हैं। आई बात समझ में, उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका गुडविल कहेंगे। क्या बोलेंगे, गुडविल, जब ज़्यादा पैसा दे रहे हो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, गुडविल का फॉर्मूला बनता है जब हमारा परचेस कंसिडरेशन, जितना रुपया अपन दे रहे हैं ना खरीदने के लिए, जब परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा होता है और माइनस करते हैं क्या, नेट वैल्यू, जब नेट वैल्यू क्या होता है, कम होता है, तो क्या निकल जाता है, गुडविल निकल जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। तो गुडविल को क्या करोगे, ये गुडविल निकल जाता है, खैर छोड़ो, क्या लिखोगे, गुडविल निकल आता है। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को, यहाँ तक फिलहाल नहीं है, ओके, ठीक है। अच्छा, मान लो इस कंपनी का नेट वैल्यू है 1 लाख, सपोज इस कंपनी का नेट वैल्यू कितना है, 1 लाख, और आप इसको खरीद रहे हो मान लीजिए 90,000 में। कितने में खरीद रहे हो, अरे कम पैसा दे रहे हो, यानी 90,000 दे रहे हो, बदले में कितना मिल रहा है, 1 लाख मिल रहा है, फायदा हो रहा है ना। क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल रिजर्व, आपका कैपिटल बच रहा है ना, क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। तो आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, क्या निकल आएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। आई बात समझ में, या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व। कैसे आएगा कैपिटल रिजर्व, जब नेट वैल्यू में से हम लोग क्या घटा देंगे, परचेस कंसिडरेशन को घटा देंगे, कम रहेगा, जो निकलेगा तुम्हारा क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। क्लियर है आप सभी को कि नहीं, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, फिर से बोले। देखो नेट वैल्यू समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। गुडविल कब आता है, जब अपन नेट वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। वैल्यू बिजनेस की 1 लाख है, आप 1,20,000 रुपये पैसा देके खरीद रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो ना, बेवकूफ़ी कर रहे हो क्या, कुछ तो आपको लग रहा है अंदर से, कुछ तो यार अपन कमाएंगे, आने वाले सामने कंपनी का अपने को कुछ प्रॉफिट मिलेगा, करके अपन 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे, गुडविल कहलाएगा। यानी परचेस कंसिडरेशन ग्रेटर होगा और नेट वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। उसी जगह नेट वैल्यू 1 लाख का है और अपन दे रहे 90,000, कम दे रहे हो, पैसा बच रहा है ना आपका, कैपिटल रिजर्व। आई बात समझ में, ये होता है। ये क्या निकला तुम लोग का, गुडविल की, जिस दिन आपने खरीदा है आपको फायदा हुआ कि लॉस हुआ, ये आपको समझ में आ जाता है। क्लियर है। अच्छा,
गुडविल की एंट्री कहाँ होती बताऊं? देखो गुडविल निकाल लोगे, ये गुडविल की एंट्री कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एसेट तरफ में की जाती है। अब ये क्या होता है बाद में बताएंगे आप लोग को, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के एसेट में की जाती है, जबकि कैपिटल रिजर्व की एंट्री कहाँ की जाती है? जनरली बैलेंस शीट के, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लायबिलिटी तरफ में की जाती है। कहाँ की जाती है? लायबिलिटी तरफ में की जाती है। तो पता है ना, वही रिजर्व एंड सरप्लस में। क्लियर आप सभी को? ठीक है, ओके सर, ठीक है। अच्छा, और एक बात सुनना, ये तो खैर बात हुई अलग, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी के 60% शेयर्स खरीद लेते हो, बोलो, आपने उस कंपनी को होल्ड कर लिया, अब बचे 40% कौन है? उन लोग भी तो शेयर होल्डर है। जिस प्रकार आप शेयर होल्डर हो वो भी शेयर होल्डर है। तो उन लोग को क्या कहते हैं? जो बचे 40% शेयर है उसको क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? माइनॉरिटी। बचे कुचे को क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी। जिनकी जनसंख्या कम है उनको क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी। तो अगला अपन को निकालना पड़ेगा नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। भाई ठीक है, आपने सामने वाली कंपनी के 60% या 50% से ऊपर शेयर आपने खरीद लिया, ओके ठीक है। इतने बड़े भी धंधा से थोड़ी ना हो कि पूरे के पूरे 100% खरीद लो, उसमें कुछ छूट गए। अब जो बचे कुछ शेयर होल्डर है उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। मालिक तो भैया वो भी है, मालिक तो वो भी, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन को कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो उनका भी अपन को क्या करना पड़ेगा? ख्याल रखना पड़ेगा। तो वो भी शेयर होल्डर है, तो जब उन्होंने भी शेयर खरीदा होगा उनको भी फंड में क्या मिला होगा? हिस्सा। तो उनका भी क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालोगे? उनको मिला होगा शेयर इन बुक वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, बुक वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल, वो पैसा मिला होगा, ठीक है, वो ले लो। प्लस इनको भी क्या मिला होगा? जो उनका शेयर होगा, शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन क्या लिखेंगे? प्रॉफिट, या फिर जनरल रिजर्व। शेयर इन क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कंपनी के जनरल रिजर्व में कितना शेयर है उसको ले लो। तो बोलो कि सर आप यहाँ पे प्रीडेटेड नहीं लिखे, यहाँ पे आपने हमारे समय में प्रीडेटेड लिखे थे, उनके समय प्रीडेटेड क्यों नहीं लिखे? हम उनके पिताजी के नौकर हैं क्या? हम अपना निकालने बैठे, उनका निकालने बैठे हैं? तो हम अपना निकाल रहे हैं ना, हम लोग किसका निकाल रहे हैं? अपना। हमको मतलब है कि हमको खरीदने के टाइम पे कितना फायदा है, नुकसान हुआ है, वो और जानेंगे ना यार। हम तो सिर्फ उनका कैलकुलेट करके रख दे रहे हैं कि भाई माइनॉरिटी में इतने बचे हुए हैं, इसलिए। तो उनका अपन नहीं निकालेंगे, उनका प्री और पोस्ट नहीं निकालना है, डायरेक्ट जर्नल रिजर्व में हिस्सा देखेंगे। तो लिखेंगे शेयर इन जर्नल रिजर्व, टोटल जर्नल रिजर्व में कितना हिस्सा वो देख लो, प्लस कर दो शेयर इन प्रॉफिट। शेयर इन क्या? प्रॉफिट। वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा ना वो ले लो। अगर लॉस कर देना शेयर इन क्या कर देना? फिक्टिशियस आइटम्स। अगर कोई फिक्टिशियस आइटम है तो उसको क्या कर देना? माइनस कर देना। जैसे हम शेयर होल्डर है वैसे वो भी क्या है? शेयर होल्डर ही है। जो बचेगा क्या निकल आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या कहलाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। समझ में आया? तो इनका भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा, तो इनका हिस्सा उनको देना पड़ेगा। क्या है हमारी? ये लायबिलिटी है। क्या है ये? लायबिलिटी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? ठीक, आगे बात समझ में? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था एक बात बताई थी, एक प्री होता है, दूसरा क्या होता है? पोस्ट होता है। प्री की बात तो आपने कर ली कि खरीदने के समय आपको क्या फायदा हुआ, वो बात हो गया, ठीक। अब बात करते हैं कि खरीदने के बाद हमको क्या फायदा हुआ। शादी तो कर ली, फायदा दिख गया, अब उसके बाद का फायदा वो निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? नोट नंबर 3 देखते हैं अपन लोग। कंप्यूटेशन ऑफ, अपन को निकालना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड। क्या लिखेंगे? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंप्यूटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो अपन को निकालना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कंसोलिडेटेड मतलब हमारा प्रॉफिट हम अपना कमा रहे हैं, वो प्रॉफिट हमारा है, वो भी जो कमा रहे हैं खरीदने के बाद, वो भी प्रॉफिट किसका है? हमारा। तो हम दोनों मिलकर कितना कमा रहे हैं वो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? पहले खुद का प्रॉफिट लिखो। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। पहले खुद का प्रॉफिट ले लो, अभी तक आपने कितना कमाया वो प्रॉफिट ले लो। प्लस आप करेंगे शेयर इन पोस्ट डेटेड प्रॉफिट। शेयर इन पोस्ट डेटेड प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी। मतलब सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट में, पोस्ट डेटेड प्रॉफिट में कितना हिस्सा है? हमारा प्रॉफिट खुद हम कमा रहे थे, अब मिलने के बाद, कंसोलिडेट होने के बाद सामने वाला कितना कमा रहा है खरीदने के बाद? तो खरीदने के पहले था, खरीदने के बाद कितना कमा रहा है वो भी प्रॉफिट ले लो। दोनों प्रॉफिट को क्या कर दो? जोड़ दो, हमारी कमाई क्या हो जाएगी? निकल आएगी। लॉस है तो क्या कर दोगे? घटा दोगे। लॉस है तो घटा देना, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा क्या? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। और कुछ नहीं करना इसमें। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, ओके। प्रॉफिट हमेशा कहाँ लिखाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। पता है कि नहीं पता है? चलिए ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ
कंप्यूटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कंप्यूटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। तो समझो, देखो जनरल रिजर्व, तो देखो अब हमको क्या है, हमको अपने भी जनरल रिजर्व में हिस्सा मिला, अपना तो हिस्सा था ही जनरल रिजर्व में, उसका भी किसको मिल गया हमको। तो प्री वाला तो हम निकाल लिए, हमको दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, पोस्ट वाला, कि खरीदने के बाद हमारे पास कितना आया। तो पहले खुद का लिखो, पहले लिखेंगे जनरल रिजर्व ऑफ, पहले लिखना जनरल रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, पहले खुद का जनरल रिजर्व ले लो, ठीक है सर। प्लस करो शेयर इन, दूसरा शेयर इन जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सॉरी जनरल रिजर्व, शेयर इन पोस्ट डेटेड जनरल रिजर्व, पोस्ट डेटेड जनरल रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी के पोस्ट डेटेड जनरल रिजर्व में हमारा क्या शेयर है वो ले लो, ठीक है, वो ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका निकल आएगा कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। कंसोलिडेटेड मतलब उनका और हमारा दोनों का मिला के हमारे पास रिजर्व कितना है वो, मतलब हमने जोड़ के रखा था मान लो 5 लाख रुपए, सामने वाले ने जोड़ के रखा कमाने के बाद कितना 4 लाख, कितना हो गया भैया 9 लाख। कंसोलिडेटेड मिश्रित, आई बात समझ में कि नहीं आई, नहीं आई बात समझ में, आ गई अच्छे से बात समझ में, ठीक है, जल्दी से नोट करिए फिर आगे देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। तो इस प्रकार देख लो यार, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जब भी पढ़ोगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, नेट वैल्यू निकालना पड़ेगा बिजनेस का। नेट वैल्यू क्यों निकाला जाता है कि हमने फ़ायदा, जब हमने खरीदा है कंपनी को, तो खरीदने के दिन में हमको उस कंपनी को खरीदने से फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वो देखने के लिए निकाला जाता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्यों निकाला जाता है, क्योंकि भाई हमने मान लीजिए 51% शेयर खरीद लिया, बचे कितने 49%, उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा, वो भी तो शेयर होल्डर है, तो उनका कितना बनता है, तो उनका वैल्यू निकाल लो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट लायबिलिटी में हो जाएगा, वो भी तो हमारा लायबिलिटी है, भले उनका नहीं चल रहा है कुछ भी, लेकिन भाई हम यस बोल रहे तो यस, नो बोल रहे तो नो, बट परंतु है तो ना भाई शेयर होल्डर, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, लायबिलिटी है। कंप्यूटेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट और उनका प्रॉफिट दोनों को क्या कर दो, मिक्स कर दो, तो हमारा प्रॉफिट उनका प्रॉफिट, तो भी कौन सा शेयर बोल रहा हूँ मैं, शेयर इन, जितना हमारा शेयर होगा वो प्रॉफिट ना, जितना हमारा शेयर होगा, अगर हमने 60% खरीदा तो 60%, दोनों को जोड़ दो, दोनों का मिक्स प्रॉफिट आ जाएगा। बट कौन सा प्रॉफिट लोगे, खरीदने के पहले वाला कि बाद वाला, बाद वाला ना, कमाई करने के बाद वाला, ठीक है, खरीदने के बाद वाला। अब ऐसी कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, कब का जनरल रिजर्व, खरीदने के बाद वाला, आफ्टर द परचेज। आई बात समझ में कि नहीं आई, ओके, जल्दी से नोट करिए फिर बताते हैं। तो देखो नोट कर लिए होगे यहाँ पर, तो देखिए ये अपन लोगों को ये एंट्री करनी पड़ेगी, इसको वर्किंग नोट अपन को पहले करना पड़ेगा, सारा वर्किंग नोट इसी पे दारोमदार है, बाकी इस चैप्टर में कोई खास दम है नहीं। अगले क्लास से हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आज आपका काम है इसको थोड़ा सा पढ़िए और इस चीज़ को रिवाइज करिएगा, बाकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है, थैंक यू।